नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों फाइनली जो है रेलवे की ओर से ये जवाब आ चुका है कि रेलवे की निलंबित परीक्षाएं एनटीपीसी समेत अन्य परीक्षाएं ग्रुप डी नॉन टेक्निकल पॉपुलर की परीक्षाएं 15 दिसंबर से आयोजित होने जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिसंबर से ये एग्ज़ाम हो ही जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया है और जब तक शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा तब तक हम सभी का आंदोलन ये चलता ही रहेगा। और ट्विटर पर ये हम लोगों का आंदोलन काफ़ी रंग लाया है और इसमें बहुत सारे टीचर सहयोग दिए हैं, चाहे वो ऑनलाइन रूप से हो या ऑफलाइन रूप से हो। मैं उन सभी आदरणीय शिक्षकगण का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हम सब की आवाज़ को आगे पहुँचाने का काम किया है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इसमें सपोर्ट भी किए, चाहे छोटा हो या बड़ा यूट्यूबर हो। तो मैं उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितने भी हमारे भाई बंधु सहयोग दिए हैं, काफ़ी जो है बड़ा योगदान रहा है और इसमें बहुत सारी सफलताएं भी हम लोगों को मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। आप सभी का यही एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और मैं आप सभी को एक ही बात बोलता हूं कि सितंबर में आप सभी को अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि सितंबर में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जैसे कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 22 सितंबर को होने जा रही है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम है जो आयोजित होने जा रही है। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, वैसे मिल जाएगा बहुत जल्द अपडेट। आप सभी को एक काम करना है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है, आपके पास भी एक फेसबुक अकाउंट है। अगर मैं कोई पोस्ट किया हूँ, उस पोस्ट पर आप कमेंट करते हैं तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि वो बंदा जो है मेरे ऊपर कमेंट किया है। इसी तरह से ट्विटर पर भी होता है। तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जो लास्ट में पोस्ट किया गया है, जो लेटेस्ट पोस्ट होगा, उस पर आपको अपना क्वेश्चन कमेंट करना है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम डिक्लेयर डेट। तो इस तरह से कमेंट कीजिएगा तो बिहार बोर्ड के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि विद्यार्थी जो है ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास उतने यूज़र नहीं है जो हम किसी कीवर्ड को ट्रेंड करा सके। इसलिए हमको केवल मैसेज पहुंचाना है। तो मैसेज पहुंचाने में आप सभी सहयोग दीजिए और ट्विटर अकाउंट पर जा कर के आप लास्ट पोस्ट पर ये कमेंट कीजिए कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। 10 बार 5 बार जितने बार हो सके उतने बार आप कॉपी पेस्ट करके लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इतना काम आपको करना है। बाद में की जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आप सभी के साथ शेयर करते ही रहते हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे। अब रेलवे की परीक्षा का फाइनल तिथि आ गई है, तो इसी दौर में बहुत सारे मार्केटिंग भी चल रही है। लेकिन एक चीज़ इस दौर में आप नोटिस किए होंगे कि जो इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल है, जो अपने आप को बताता है कि इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है, तो उन्होंने एक गुड न्यूज़ डाला है। गुड न्यूज़ आप देख सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2020 एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर। तो जब गुड न्यूज़ आ गई है तो उसको बताने का काम ज़रूर किए हैं, लेकिन जो हम लोगों की ज़रूरत थी उसको बताने का काम या उसके संबंध में आवाज़ उठाने का काम अभी तक नहीं किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसकी ये हालत है, एक दिन हुआ है, लाइक और डिसलाइक को हाइड करके रखा है, कमेंट ऑफ करके रखा है। इतने बड़े स्टडी चैनल जब लाइक और डिसलाइक और कमेंट को ऑफ करके रखता है तो समझ सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी। तो ये जो है एक तरह का मार्केटिंग है और मार्केटिंग से आपको बच के रहना है। जब ये गुड न्यूज़ दिए तो इस गुड न्यूज़ के साथ साथ ये भी न्यूज़ दिए कि आप सभी के साथ हम हमेशा से तैयार थे, हमेशा से तैयार हैं और आप सभी के लिए जो है कोर्स लाया जा रहा है, मतलब पेड कोर्स लाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ये बताएंगे कि भाई जब तक आप जो है हमारा पेड कोर्स नहीं लेंगे तब तक आपको सही दिशा और दशा नहीं मिलेगी। और जैसा जाहिर सी बात है, सही दिशा और सही दशा मिलना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपका पेड कोर्स लेंगे तभी जो है हमको सही दशा और सही दिशा मिलेगी। तो YouTube पर बहुत सारे ऐसे फ्री क्लासेज हो रहे हैं और जो 6 मंथ पहले, जो 1 साल पहले हो चुकी है, इतने काफ़ी मददगार हैं, इतने क्वालिटी कंटेंट हैं जो पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है। आप देखेंगे तो हम इसका प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं बहुत जल्द आप, जिसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ का लिस्ट आप सभी को मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो ये बताते हैं कि भाई जो हम आपको पढ़ा रहे हैं YouTube पर कोई और नहीं पढ़ाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह का हार्ड क्वेश्चन करवाते हैं YouTube पर कोई और नहीं करवाता है। भाई आपको समुद्र मंथन नहीं करना है ना, आपको
अपना काम करना है। अगर हम ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए जो है एनटीपीसी का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। जो एनटीपीसी का तैयारी करेंगे उसको आप एसएससी लेवल का तैयारी करवाएंगे। जो मेरा एग्ज़ाम लोअर लेवल का है उसको आप कैटमेट का क्वेश्चन करवाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो मेरा जो टारगेट है उनसे कहीं हम दूर चले जाएंगे। तो ये टारगेट नहीं रखना है हम लोगों को कि भाई हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। आप देखे होंगे जब पिछले साल आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए होंगे, लोको पायलट का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनमें कितना लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर जो है गुवाहाटी 2011 ग्रुप डी में पूछा गया है कि किसी संख्या का 37.5% 1800 है। किसी संख्या का 37.5% कितना है, 1800 है। बताना है आपको 62.5% जो होगा इसका वैल्यू कितना होगा। अब कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इसको हम लॉन्ग वे में लेकर के जाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग भी जाएगा, शॉर्ट वे में बनाएंगे तो देखते हैं आंसर भी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 37.5% है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, ये जो है 37.5% का वैल्यू होता है 12×36 यानी कि 3/8 होता है। और इसका वैल्यू होता है 12×5 यानी कि 5/8 होता है। बताइए जब 3/8 का वैल्यू 1800 है तो 3×6 = 18, 600 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 को उधर लेकर के जाएगा तो 8×6 = 4800 हो जाएगा। 48 1 का वैल्यू है। तो बताइए 5/8 का वैल्यू कम होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। 8×6 = 48, 6×5 = 30। इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा 3000 होगा। कितना सिंपल है। अगर आप इसको जो है फ्रैक्शन में इस तरह से याद रख लेते हैं तो ये वैल्यू भी आपको याद हो जाएगा कि ये वैल्यू 5/8 होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो है आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को कितने आसानी तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप 3, 6, 9, 12, 300 तक का योग निम्न में से क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 संख्याओं का मौसम 12 है। संख्या का अनुपात दे रखा है कि 1, 2, 3 है। आपको बताना है कि वो संख्याएं क्या है। जब एचसीएफ जो है आपका 12 है, संख्याएं 1:2:3 की रेशियो में है, तो पहली संख्या 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या 24 हो जाएगी, तीसरी संख्या 36 हो जाएगी। तो आपका एक वे होना चाहिए जहाँ पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं मानेंगे, सीधा जो है रेशियो यूज कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप परसेंटेज और रेशियो पर डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि अब जो है ये 2007 में भी रिपीट किया गया है, 2010 में भी रिपीट किया गया है, 2014 में भी रिपीट किया गया है। जब आप रेलवे का घटना चक्र लेंगे तो उसमें जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए अलग मिल जाएगी, एनटीपीसी के लिए अलग मिल जाएगी। तो ज़रूर से घटना चक्र ले लीजिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप सभी को तैयारी कैसे करनी है, तो इसका भी हम आप सभी को बताएंगे। हम आपको एक क्वेश्चन का लेवल दिखा देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम आपको एक आइडिया देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर विनोद एक मारुति वैन कितना में खरीदता है, 1,96,000 रुपया में एक मारुति वैन खरीदता है। प्रति वर्ष जो है 14.2/7% का मूल्य में ह्रास होता है। तो पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना रह जाएगा। तो सबसे पहले आप ये परसेंटेज में है, इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 9798 100 हो जाएगा, पर 100/7 ठीक ना। अब परसेंटेज हटाइएगा तो 00 और आ जाएगा, 1/7 वैल्यू बन गया। इसका मतलब ये है 7 रुपया मूल्य है तो 1 वर्ष बाद जो है 1 रुपया घट जाएगा, ह्रास हो जाएगा, तो बचेगा 6 रुपया। इसका मतलब पहली वर्ष 6/7 हो जाएगा, दूसरी वर्ष भी 6/7 हो जाएगा। अब ये जो है 49 से इसको काट दीजिए, 7 से काटेगा 7 × 8 = 56, 28,000। फिर 7 से काटेगा तो ये हो जाएगा 4,000 में। अब देखिए 6 × 6 = 36, 36 चौका हो जाएगा 144। तो इस तरह से 144 पर 000 हो जाएगा। कहने का मतलब 1,04,000
44,000 रुपया मूल्य बच जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे आसान टिप्स हैं और भी देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको देख लेना है कि आपका एग्ज़ाम क्या है, उस हिसाब से आपको टारगेट करना है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है या जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से आपको फोकस करना होगा। एक निश्चित मद के मूल्य में 15% वृद्धि होती है। उपभोक्ता उस मद पर अपना व्यय पहले जितना ही रखना चाहता है तो उसे उस मद की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, अब इसमें उलझते बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको जो है टारगेट करना है, तो इसलिए आपको जो है घटना चक्र ले ही लेना है। हम इसको एक बार सॉल्व करके बता देते हैं। निश्चित मूल्य में क्या होता है, मद में 15% की वृद्धि हो जाती है। अगर मान ली कि हम सब्जी लेने गए, 100 रुपया केजी कोई सब्जी है, अब जो है मूल्य बढ़ करके 115 रुपया हो गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई पहले हम 100 रुपया का मार्केटिंग करते थे, अभी भी हम 100 रुपया का ही मार्केटिंग करें, लेकिन हम खर्च में कमी कर देंगे। तो भाई मेरे पास तो है 115 रुपया केजी हो चुका है, मेरे पास है 100 रुपया ही, तो हमको क्या करना होगा, इसमें कमी करना होगा। तो बताइए 115 हो चुका है, हमको 100 रुपया ही खर्च करना है, तो कम कितना करेंगे, कमी पूछा जा रहा है तो 15 की कमी करेंगे। कितना में करेंगे, तो 115 में करेंगे। ठीक ना, तो 100 में कितना करेंगे। तो अब इसको आप काटिएगा तो 5 से ये कट जाएगा 23 बार में, 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 300/23 हो जाएगा। 300/23 हुआ। अब इसको देख लीजिए किस रूप में आता है, तो ये जो है भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 23 इकाई 23 हो जाएगा। एक पूर्णांक यहाँ आया, उसके बाद आ जाएगा 3 1/23। इस तरह से आपको कुछ आएगा शायद, तो आप इसको परसेंटेज में बदल लीजिए। तो ये जो है आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब और भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा है जो पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले स्टडी कैसे करें, तो एक आपको रूटीन तैयार कर लेना है। रूटीन आप देख सकते हैं, मेरे पास एक रूटीन है। इस रूटीन में सभी सब्जेक्ट शामिल हैं। कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कब नहाएंगे, कब खाएंगे, कब सोएंगे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। 24 घंटे में हम क्या क्या करते हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट है उस पर 1 घंटा या 45 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देना है। ज़्यादा का समय दीजिएगा तो आपका माइंड बोरिंग हो जाएगा, आपको भारी लगने लगेगा। इसलिए आप अपने टारगेट को कम करके रखिए कि ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तभी हम दूसरा टारगेट करेंगे। तो छोटा छोटा टारगेट रखिए, आधे घंटे 45 मिनट ही पढ़िए। अगर ज़्यादा पढ़ने का मन है तो आप उसको दूसरे टाइम में भी पढ़िए, लेकिन एक टाइम में एक ही चीज़ को मत पढ़िए। इससे आपके माइंड पर प्रेशर बनता है और आपको लगने लगता है भाई इतना पढ़ना पड़ेगा, तो ये जो है एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके माइंड पर बनता है। इसलिए आपको क्या करना है, टाइम टेबल बना लेना है। उसके बाद टारगेट चैप्टर को फोकस करना है। जो भी चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा फोकस करना है। अगर मान लीजिए कि कोई चैप्टर पर आपका पकड़ है, इसका मतलब ये नहीं उसका रिवीजन नहीं कीजिए, उसका भी रिवीजन कीजिए, क्योंकि वहीं आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा। आसान से आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आपका पकड़ है तो जल्द से जल्द बना लीजिएगा। लेकिन अगर चाहिएगा हार्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है तो भाई एग्ज़ाम के बाद उसको देख लेना है, लेकिन उस समय आपको लड़ना नहीं है। इसलिए जो हार्ड चैप्टर है उस हिसाब से आप अपना तैयारी भी कीजिए, और साथ ही साथ जो आसान चैप्टर है उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो मेरा समय बर्बाद ना हो। उसके बाद जो है आप सेट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आपको जो है सेट प्रैक्टिस बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे। सेट प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके स्पीड को बढ़ा देगा, आपको ये विश्वास दिलाएगा कि आप इस एग्ज़ाम में कितना टारगेट कर सकते हैं कितने टाइम में। तो ये जो है बहुत ही अच्छा है, आपको आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ आप आरआरबी का ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए अलग अलग घटना चक्र मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बैक ईयर का पूछा गया क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर ये पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया। घटना चक्र में क्या होता है कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पर उस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो
तो घटना चक्र जरूर ले लीजिए। और इस तरह से रूटीन जब तक आप नहीं बनाते हैं तब तक समझिए आपका तैयारी बेकार है। रूटीन का आप फॉलो कर रहे हैं तो समझिए आपका जो है 50% एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे तरीके से हो रहा है, इतना मान करके चलिए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका टाइम टेबल है, और उस अकॉर्डिंग से काम कर लेते हैं तो समझिए कि हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपके आसपास में अगर क्विज चलती है तो आप जीके जीएस का क्विज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी में 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है। तो 40 मार्क्स आपका टाइम बचा देगा। अगर आप जवाब जानते हैं तो 40 मार्क्स को आप 15 से 20 मिनट में छक्का छुड़ा सकते हैं। जो नहीं जानते उसको छोड़ सकते हैं, और जो जानते हैं उस वहाँ पर आपका टाइम बच जाता है। और इस टाइम को आप मैथ में लगा सकते हैं, रीजनिंग में लगा सकते हैं। मैथ आपका 30 नंबर का, रीजनिंग में आपका 30 नंबर का, इस तरह से एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आसपास में क्विज चलती है तो क्विज को भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन लंबे समय तक के लिए क्विज को ज्वाइन नहीं कीजिए कि 3 घंटे तक क्विज को ही ज्वाइन करें। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी होता है, तो आप सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर हम क्लास करते रहेंगे और पेड कोर्स लेते रहेंगे तो मेरी तैयारी अच्छी से चल रही है, ये भ्रम में मत रहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे पुराने वीडियोस भी हैं जहां पर बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया गया है, बहुत ही अच्छा वे में तैयारी किया गया है। हम भी आप सभी को जो है वीडियो इस तरह का देंगे जहां पर आपको एक चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा चैप्टर के हिसाब से। अगर परसेंटेज है तो 50 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि एवरेज है, एज है, तो 15 से 20 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है कि उतना क्वेश्चन में सभी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि भाई इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टाइप से क्वेश्चन बाहर जा नहीं सकता है। टाइप आपका सेम रहेगा और क्वेश्चन अलग हो सकता है। इस पर होता क्या है, अगर आपका टाइप वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहता है तो उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कीजिए, और अभी तक में आप कर भी चुके होंगे क्योंकि बहुत दिनों से आप सभी तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे भी वीडियो इस तरह से लाते रहेंगे। और बिहार डीएलएड के लिए जो भी स्टूडेंट शामिल हुए हैं, ऑनलाइन आवेदन किए थे एडमिशन के लिए, तो बिहार बोर्ड का जो लेटेस्ट पोस्ट है उस पोस्ट में आपको रिपोस्ट करना है बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा। वहाँ पर जो है बिहार बोर्ड को ये नोटिफिकेशन मिलेगी कि स्टूडेंट जो है मेरे पोस्ट पर इस मांग को लेकर के कमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को आवाज़ पहुँचानी है। हमारे पास उतनी मेंबर नहीं है जिससे कि हम किसी कीवर्ड को ट्रेंड करा सकें, तो इतना काम आप लोगों को करना है। बाद बाकी जो भी अपडेट आती है वो हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।